नमस्कार। आज सीखेंगे हम कक्षा 9वीं से विज्ञान और विज्ञान में एग्ज़ाम में कौन कौन से सही विकल्प आ सकते हैं। तो अध्याय 1 से सीखने का प्रयास करेंगे। पहला है, देखो, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो होता है ठोस अवस्था में। यानी ठोस में उसके जो कण होंगे वो बिल्कुल पास पास होते हैं, है ना। तो उसे जिसके कारण वह क्या होता है? मजबूत होता है। पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं संपीड़ित रहती है? तो किस में एक निश्चित आकार होता है? तो देखो, जैसे एक वस्तु है तो इसका एक निश्चित आकार है, तो ये कौन सी वस्तु होगी? ठोस वस्तु होगी। अगला है, देखो अगला क्या है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। देखो क्या कह रहा है कि आकार तो निश्चित नहीं है, मतलब कैसा भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी आकार का हो सकता है, परंतु उसका आयतन होता है। आयतन मतलब जैसे दूध या पानी को हम, जैसे ये बर्तन है ना, तो इस बर्तन के अंदर अपन पानी भर सकते हैं, तो ये बर्तन जितना पानी आएगा वो उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। लेकिन क्या पानी का कोई आकार होता है क्या? तो पानी का कोई आकार नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। अगला है, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो विसरण का गुण का है किसमें पाया जाता है? न्यूनतम मतलब कम विसरण। तो न्यूनतम विसरण पाया जाता है ठोस में, है ना। गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जाता है? तो गैसों में कौन सा गुण होता है? तो होता है संपीड्यता। संपीड्यता का गुण के कारण गैस को सिलेंडर में भरते हैं। जोड़ी देखो, अत्यधिक संपीड्य किस में होता है? तो गैस में होता है ना। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। बर्फ का गलनांक, तो बर्फ किस टेम्परेचर पर गलना शुरू हो जाएगा? तो 273.15 केल्विन पर। डाई आइस का मतलब क्या होता है? शुष्क बर्फ। डाई आइस का मतलब शुष्क बर्फ। और शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। जल का क्वथनांक का मतलब कि जल उबलने लगेगा, तो किस टेम्परेचर पे उबलने लगेगा? 373 केल्विन पर। और सेल्सियस कितना होगा? अगर सेल्सियस में हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होने लग जाता है? उबलने लग जाता है। अगला देखो, खाली स्थान है कि जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है। ठोस का में बदल रहा है द्रव में, तो वह उसका क्या हो जाएगा? वह उसका हो जाएगा गलनांक। क्या हो जाएगा? गलनांक कहलाएगा। मतलब ठोस का में बदल गया, द्रव में बदल गया। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है। जल के कणों की ऊर्जा ताप पर और बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? आइस बर्फ। क्या बोलेंगे? आइस नहीं, डाई आइस। क्या बोलेंगे उसे? डाई आइस। डाई आइस मतलब शुष्क बर्फ कहेंगे। हिंदी में शुष्क बर्फ और इंग्लिश में डाई आइस कहेंगे। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? क्वथनांक के कम ताप पर द्रव के वाष्प में, तो द्रव का में बदल रहा है वाष्प में, तो उसे बोलते हैं अपन क्वथनांक। क्या बोलते हैं?
क्वथनांक। ये गलत है, यहाँ से कि कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या बोलेंगे अपन? क्वथनांक कहेंगे। ये उत्तर यहाँ छप गया है, क्वथनांक कहते हैं उसे। अगला है, देखो एक शब्द में उत्तर देना है कि जल का गलनांक केल्विन पर कितना होगा? केल्विन, तो केल्विन पर कितना होगा? तो केल्विन पर होगा जल का क्वथनांक 273.15 केल्विन होता है। 300 डिग्री केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या माने? देखो केल्विन को कहीं में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। तो जब भी केल्विन को सेल्सियस में बदला जाता है तो इसमें से क्या करो, 300 केल्विन में से क्या करो, 273 माइनस कर दो तो कितना आएगा? तो ये बच जाएगा अपने पास में, कितना बच जाएगा? घटा लो तो 10 में से 3 गया, कितना बचा? 7। यहाँ कितना रह गया? 9 में से 7 चला गया तो कितना बचा? 2। तो ये कितना बचा? 200 क्या आ जाएगा? सेल्सियस आ जाएगा, मतलब 200 सेल्सियस मतलब सी आ जाएगा। तो जब भी केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो उसमें से 273 घटा दो। जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का भी अपनों ने लिखा कि क्वथनांक कितना होता है? 273.15 होता है, केल्विन होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? अब अगला प्रश्न है पहला नंबर का, क्या पहला नंबर का प्रश्न कि ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? क्यों होती है? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि ठोस की अपेक्षा द्रव में, द्रव के जो अणु है वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। द्रव के अणु कैसे होते हैं? दूर दूर होने के कारण उनमें जो है क्या होगा? विसरण की गति ठोस की अपेक्षा अधिक होगी। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो वह ऊष्मा, या क्या लिखेंगे कि जब द्रव को गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? सॉरी, द्रवनी, जब ठोस को, जब 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए जिस ऊष्मा की जरूरत होती है उसे उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब 1 किलो अगर ठोस मतलब मान लो 1 किलो बर्फ को क्या में बदलना है? पानी में। तो जितनी डिग्री अपने को टेम्परेचर चाहिए, ताप चाहिए, उसे उसकी गुप्त ऊष्मा कहेंगे। सलगन की प्रस्तुत ऊष्मा किसे कहते हैं? चलो इसको छोड़ दो। ऊर्ध्वपातन, एक तो तुम्हें इसमें क्या, कौन सा प्रश्न एमपी है? देखो तुम्हारे लिए इसमें एक तो गुप्त ऊष्मा कर लेना है ना, एक ऊर्ध्वपातन जरूर करना। क्या है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? एक ठोस पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। तो देखो ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ को अगर आप जलाओगे, किसी पदार्थ को अगर क्या करना है? जलाना है, तो किसी पदार्थ को जलाकर रहेंगे तो वह सीधे कहीं में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। किसी पदार्थ को जलाने पर वह जब वह गैस में बदल जाता है तो उसे कौन सी क्रिया बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया। और ये क्रिया किस में होती है? कपूर में होती है। किस में होती है? कपूर में। और एक और होता है नेपथेलिन में। तो कपूर याद रख लेना। अपन कपूर को जलाएंगे तो सीधा कहीं में बदल जाएगा? वो किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि किसी ठोस पदार्थ को जलाने पर वह सीधा गैस में बदल जाता है, उस क्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। यह एमपी प्रश्न है। निक्षेपण किसे कहते हैं? तो निक्षेपण इसका उल्टा होता है। ऊर्ध्वपातन का उल्टा क्या होता है? निक्षेपण। मतलब किसी गैस को ठंडा करने पर, किसी गैस को क्या करना है? ठंडा करने पर वह कहीं में बदलना चाहिए था? द्रव में, पर वो द्रव में न बदल कर सीधा कहीं में बदल जाता है? ठोस को।
तो किसी गैस को ठंडा करने पर वह सीधा ठोस में बदल जाता है, इसे बोलते हैं निक्षेपण। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों? तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। अब हम अध्याय 2 से सीखेंगे सविकल्प कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलयन। अच्छा, विलयन क्या होता है? देखो मैं तुम्हें बता देता। जैसे कोई ये बर्तन है ना, और बर्तन के अंदर मान लो क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो पानी को क्या बोलेंगे? पानी को बोलेंगे विलायक। क्या बोलेंगे? विलायक। और पानी में मान लो अपनों ने क्या घोली? पानी में मान लो अपनों ने घोल दी शक्कर। क्या घोल दी? शक्कर। तो शक्कर क्या हो गई? शक्कर हो गई विलेय। शक्कर को क्या बोलेंगे? विलेय। और पानी को बोलेंगे विलायक। तो शक्कर और पानी जब मिलेंगे तो जो घोल तैयार होगा उस घोल को बोलेंगे अपन विलयन। क्या बोलेंगे उसे? विलयन। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? उससे कहेंगे हम विलयन कहते हैं। अगला देखो, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटकों को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहते हैं? विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटकों को विलयन में मिलाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे विलयन कहा जाता है। सॉरी, इसे विलयन नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं? विलायक। विलायक मतलब क्या कह रहा है? कि विलयन का वह घटक जो दूसरे से अधिक होता। अब देखो, क्या पानी अधिक होगा कि शक्कर अधिक होगी? तो अपन जानते हैं कि पानी अधिक होगा तभी घुलेगा, है ना। तो क्या होगा? विलायक होगा। अगला है कि टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है। जैसे कोई चोट लग जाती है तो हम घोलते हैं। चोट लग जाती है तो हम क्या लगाते हैं? दवा लगाते हैं। लाल रंग की दवा लगाता है डॉक्टर अपने को, उसे बोलते हैं टिंचर। तो उसमें क्या घोला हुआ है? आयोडीन। आगे है कि सोडा जल विलयन में विलेय है। सोडा जल क्या होता है? जैसे अपन पीते हैं पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, ऐसे जो पीते हैं अपन, इनमें एकदम गैस निकलती है। खोलते तो गैस निकलती, तो कौन सी गैस निकलती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। मतलब उसमें क्या घोला हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोला हुआ है। वायु एक विलयन है। देखो वायु के अंदर क्या घोला हुआ है? तो वायु के अंदर गैस में गैस का मतलब वायु के अंदर अनेक प्रकार की गैसें क्या हुई? आपस में घुली हुई है या मिली हुई है। अगला है इसका, इनको देख लो। फोम, रबर, स्पंजन में परिक्षेपण माध्यम होता है। ये काय का माध्यम है? तो ये माध्यम है ठोस का। काय का? मतलब फोम, रबर, स्पंजन, इनको किस में घोला हुआ है? ठोस में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम क्या है? तो द्रव। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम क्या है? द्रव। अगला, टिंडन प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है। तो कौन से विलयन, किसके द्वारा? तो कोलोइड द्वारा प्रदर्शित होता है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को विधि से पृथक किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? दो घुलनशील द्रवों, अगर दो घुलने वाले द्रव है उनको कैसे अपन अलग कर सकते हैं? तो उन्हें आसवन विधि जानते हो? जैसे मान लिया जाए
कि शक्कर और पानी दोनों को अपनों ने मिला रखा है ना। अब अपने को घोल लिया इनको, शक्कर और पानी, शक्कर मिला दी पानी में, इन्हें घोल ली। अब अपने को वापस शक्कर चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, हम इन्हें गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और क्या बच जाएगी, शक्कर बच जाएगी। तो इस विधि को बोलते हैं आसवन विधि, है ना। और एक और याद रख सकते हैं कि आसवन विधि जैसे शराब निकालने की जो विधि होती है, काय की विधि, शराब निकालने की, उससे भी बोलते हैं आसवन विधि। अगला देखो, डाई के घटक रंगों को विधि से पृथक किया जा सकता है। डाई के घटक, तो डाई के घटक को कैसे अलग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। इनका हालांकि उत्तर नीचे देख लेना, ये उत्तर रहा है क्रोमेटोग्राफी। जोड़ी देखते हैं, क्या जोड़ी, कि ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है। क्या है, एक अधातु। एक और बात ध्यान रखना कि ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में, मतलब ये पतली होती है। बाकी जितनी भी अधातु है वो सभी ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है। जल कैसा है, जल एक यौगिक है। क्यों है, क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है, CH2O, मतलब इसमें हाइड्रोजन और क्या है, घुली हुई है ऑक्सीजन, इसलिए द्रव क्या है, यौगिक है। तन्यता, तन्यता किस में पाई जाती है, धातु में। मतलब तन्यता मतलब उसे कितना भी अपन पतला कर दो, जैसे सोना, सोना को पीट पीट के पतला कर सकते हैं, मतलब उसमें तन्यता क्या है, ज़्यादा है। मिश्रण, मिश्रण का उदाहरण कौन है, वायु। वायु में कितनी गैसों का मिश्रण है, ना जाने कितनी गैसें वायु में मिली है, तो वायु कैसी है, मिश्रण है। दूध, दूध क्या है, कोलाइड है। मतलब दूध कोलाइड का मतलब इसमें ठोस भी है और द्रव भी मिला हुआ है। जैसे दूध को अपन जमाते हैं, या दूध से अपन क्या बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं ना, तो उसे कोलाइड कहते हैं। अब हम पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, क्या पहला क्वेश्चन, कि शुद्ध पदार्थ क्या है। तो इसका क्या लिखना, देखो यहाँ से लिखना कि एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। मतलब शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ये प्रश्न कर लेना। और देखते हैं, ये प्रश्न IMP है तुम्हारे लिए। वैसे मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के एक अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित मतलब कोई माप नहीं, कोई फिक्स माप नहीं, कितना भी हो सकता है, अनिश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो उन्हें क्या बोलेंगे, मिश्रण कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे वायु, वायु एक क्या है, मिश्रण है ना। तो मिश्रण क्या है, क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में अनिश्चित अनुपात में मिला दिया जाए, उनसे क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। जैसे वायु। ये प्रश्न भी IMP है तुम्हारा 5वां, कि विलय, विलयन किसे कहते हैं। तो देखो विलयन की एक परिभाषा तो मैं बता देता हूँ, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाना, ये क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। या विलय को विलय, विलय मतलब शक्कर या नमक, विलय को विलायक में मिलाना। विलायक, विलायक कौन, पानी, विलय को विलायक में मिलाना ही विलयन कहलाता है। ही क्या कहलाएगा, विलयन कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, तो इसके उदाहरण हो जाएंगे सोडा, जल, है ना, या नमक चीनी का घोल, ये विलयन कहलाता है। ये भी तुमसे पूछ सकता है। देखो तत्व किससे करते हैं, तो एक ही प्रकार के क्या होने चाहिए, परमाणु। एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, उन्हें बोलेंगे तत्व। जैसे सोना, चांदी, लोहा। यौगिक,
यौगिक में कितने परमाणु होने चाहिए कि 2 या 2 से अधिक तत्व, पर उनका अनुपात कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। निश्चित अनुपात में मिलेगा तो उन्हें बोलेंगे हम यौगिक। मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक हो, पर कौन सा अनुपात होना चाहिए? निश्चित अनुपात, उसे यौगिक। और मिश्रण कौन होता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व तो होंगे लेकिन वो अनिश्चित अनुपात में मिला, कोई निश्चित अनुपात नहीं, तो उन्हें बोलेंगे मिश्रण। ठीक है। यौगिक के उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक, है ना। यह बड़ा एक तरह से ऐसे भी याद रखो कि जो 2 पदार्थ या 2 तत्व आपस में मिलेंगे तो उसे बोलेंगे यौगिक। एक ही प्रकार के परमाणु मिलेंगे तो उसे बोलेंगे तत्व। क्या बोलेंगे? तत्व कहते हैं। और 2 तत्व मिलेंगे तो उसे बोलेंगे अपन यौगिक। क्या बोलेंगे? यौगिक, है ना। और 2 से अधिक तत्व मिलेंगे तो उसे बोलेंगे मिश्रण। ऐसे याद रखें। एक ही प्रकार के परमाणु तो तत्व, 2 तत्व मिलेंगे तो यौगिक, और 2 से ज़्यादा मिलेंगे तो मिश्रण। ये थोड़ा एमपी प्रश्न हो सका है तुम्हारे लिए वैसे, और 2-3 नंबर में पूछेगा कि धातु और अधातु में अंतर बताओ। तो धातु कैसी होती है? सारी ऑक्साइड बनाती है। धातु क्या बनाती है? सारे ऑक्साइड, यानी जिसमें कुछ सार बनते हैं। और अधातु कैसी होती है? अम्लीय होती है या उदासीन होती है ना। सार का मतलब जैसे साबुन, साबुन जो होता है वो सार होता है। और अम्ली कौन होता है? जो खट्टी चीज़ होती है उसे अम्ली कहते हैं। तो धातु क्या बनाती है? सार बनाती है। और अधातु क्या बनाती है? अम्लीय बनाती है या उदासीन होते हैं। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक। धातु क्या होती है? ऊष्मा और विद्युत की, विद्युत मतलब लाइट की क्या होती है? सुचालक। मतलब धातु में लाइट आएगी, करंट आएगा। जबकि अधातु क्या होती है? कुचालक, है ना। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, ग्रेफाइट, याद रख लेना। मतलब ग्रेफाइट में क्या होती है? ये सुचालक होती है, बाकी सभी कुचालक होती है। धातु कैसी होती है? ठोस होती है। जबकि अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कैसे क्रिया करेंगे? अम्लों से। जबकि अधातुएं अम्लों से, देखो, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को पुनः स्थापित नहीं करती है। ये ध्यान रखना। और क्या हो सकता है इसका? धातुएं सामान्यतः चमत्कारी होती है, अधातुएं नहीं चमत्कारी नहीं होती है। धातुएं सामान्यतः कैसे होती है? चमकीली होती है। इसको काट दो। कैसी होती है? चमकीली होती है। जबकि अधातुएं चमकहीन होती है ना। ये ध्यान रखना। धातुएं धन आवेश की प्रकृति होती है। मतलब धातु पर कौन सा आवेश पाया जाता है? धन आवेश पाया जाता है। और अधातुओं पर ऋण आवेश पाया जाता है। और कौन सा होता है? और देखते हैं। बस इतने पॉइंट याद कर लेना। कौन कौन से? एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। देखो कि धातुएं सारी ऑक्साइड बनाती है और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड या उदासीन होती है। धातुएं कैसी होती है? सुचालक। अधातुएं कैसी होती है? कुचालक। धातुएं ठोस होती है। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों होती है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगी और अधातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। धातुएं चमकीली होती है। कैसी होती है? चमकीली कर लेना है। चमकीली होती है। और अधातुएं चमक विहीन होती है। ठीक। धातुएं धनावेश बनाती है, अधातुएं ऋणावेश बनाती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद कर लेना इसको, जो तुम्हें 3 या 4 नंबर में पूछा जाएगा। कुछ खाली स्थान देख लेते हैं। देखो क्या है? विलयन। विलयन कैसा है? विलयन एक समांगी मिश्रण है। ये अपने ध्यान में रखना। 2 या 2 से अधिक मिश्रण द्रवों के 25 केल्विन
से कम अंतर है उन्हें मिश्रण को विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो कौन सी विधि द्वारा? प्रभाज्य आसवन द्वारा। बर्फ, जल और तथा वाष्प के गुण सामान्य होते हैं। तो किसके गुण? रासायन के। इनके आंसर सामने देख सकते हैं। कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश के किरणों का फैलना टिंडन प्रभाव कहलाता है। कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश के किरणों का फैलना क्या कहलाएगा? टिंडन प्रभाव कहलाता है। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से रंजक मतलब रंग को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? आसवन विधि। आशुतोष जल विधि से प्राप्त करते हैं। आशुतोष जल कौन सा होता है? जैसे अपन बैटरियों के अंदर जो डालते हैं जल, है ना, जैसे चार्ज करने वाली बैटरी जो होती है उसके अंदर जो जल डाला जाता है वो कौन सा जल होता है? आशुतोष जल। तो कौन सी विधि से? आसवन विधि से। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? शुद्ध। जिसमें एक ही प्रकार के क्या होने चाहिए? कण, तो कहलाएंगे शुद्ध। विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा उसकी क्या कहलाएगी? सांद्रता। यानी विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, मतलब विलायक में जितनी मात्रा अपन विलय की करेंगे, विलय मतलब शक्कर की, तो वह उसकी क्या कहलाएगी? सांद्रता। एक ही प्रकार के परमाणु से बने, एक ही प्रकार के परमाणु से बनेगा तो क्या होगा? तत्व कहलाएगा, है ना। और एक ही प्रकार के कणों को क्या बोलेंगे अपन? शुद्ध। दूध एक विलयन है, कोलाइडी विलयन। ये तो तुम्हारे लिए आईएमपी है कि दूध कैसा है? कोलाइडी विलयन है। इसको याद कर लेना। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। अति लघु उत्तरीय क्या कह रहा है? अब देखिए कुछ ऐसे प्रश्न बनेंगे जिनको अपन देख लेते थोड़ा कि विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन के लिए क्या करना तुम्हें, ये यहाँ से याद कर लेना कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे अपन? विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या लिख सकते हैं? जैसे नींबू का शरबत, है ना। अच्छा, विलयन कैसे होते हैं? तो विलयन समांगी मिश्रण होते हैं। इसके कणों का व्यास कितना होता है? तो 10.9 AMU होता है और जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ये याद कर लेना इसका। अगला तुमसे प्रश्न क्या पूछ सकता है? तो देखो ये प्रश्न पूछ सकता है कि विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? तो विलायक मतलब पानी, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय मतलब शक्कर, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को ही उसकी क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। ऐसा याद कर लेना, ठीक। अगला प्रश्न तुम्हारे लिए क्या बन सकता है? ये प्रश्न बन सकता है कि कोलाइडी विलयन क्या होता है? तो विलयन में विलय के कणों का आकार कितना होना चाहिए? 1 nm से 100 nm तक होता है। मतलब कोई विलयन है और विलयन के अंदर जो पदार्थ जो गोला हुआ है अपनों ने, विलय मतलब मान लो शक्कर गोली हुई, तो उनके कणों का आकार कितना होना चाहिए? 1 से लगाकर 100 nm तक होता है। उस विलयन को हम बोलेंगे कोलाइडी विलयन। प्रश्न फिर पूछ सकता है या सही विकल्प में कि कोलाइडी विलयन कैसा होता है? तो ये विषमांगी होता है। कैसा? विषमांगी। और इसे नगण्य आंखों से देखा नहीं जाता, ये याद रखना है। अब मान लो प्रश्न दे दे कि परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है? तो परिक्षिप्त प्रावस्था किसे बोलेंगे? कि विलय पदार्थ, है ना, मतलब जो शक्कर है उसे की तरह घटक
या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड के रूप में रहता है। मतलब कुल मिला के विलय जब कोलाइड के रूप में रहेगा, कौन? विलय जब कोलाइड के रूप में रहेगा तो उस अवस्था को बोलेंगे परिक्षिप्त अवस्था। और कोलाइड कौन? अभी बता दें मैंने कि जब 1 Nm से लगाकर कितना होना चाहिए, 100 Nm तक कण रहेंगे, उसे बोलेंगे कोलाइड अवस्था। ठीक। अगला है कि ब्राउनी गति क्या होती है। ब्राउनी गति, तो ब्राउनी गति क्या होती है कि किसी तरल के अंदर तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। मतलब किसी तरल के अंदर, तरल मतलब किसी विलयन के अंदर कण जो होंगे वो टेढ़े मेढ़े क्या करेंगे, ऐसे गति करते रहेंगे कहीं से भी, तो इस गति को बोलेंगे हम ब्राउनी गति। ये देख सकते हैं चित्र ब्राउनी गति का बताया हुआ है। देखो इसमें कण क्या हो रहे हैं, इधर टेढ़े मेढ़े गति कर रहे हैं, ये ऐसा ऐसा गति कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये ब्राउनी गति हो जाएगी। अगला है टिंडन प्रभाव। यह प्रश्न एमपी है कि टिंडन प्रभाव क्या है। जब, इसको यहाँ से याद रखो कि जब ये प्रकार नहीं, प्रकाश मतलब रोशनी, जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, तो इसे बोलते हैं अपन टिंडन प्रभाव कहते हैं। तो क्या होगा कि जब, देखो इसका आंसर क्या बनेगा, अपनी भाषा में कैसे लिखना है कि जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश का क्या होने लगता है, प्रकीर्णन होने लगता है और अपना उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। इस प्रभाव को टिंडन प्रभाव कहते हैं। अच्छा, प्रकीर्णन कैसा होता है, तो प्रकीर्णन का मतलब होता है जैसे इंद्रधनुष का दिखना, ये कौन सी घटना है, प्रकीर्णन, है ना। ये यहाँ पर भी दे रखा है कि कोलाइडी विलयन, देखो यहाँ भी देख सकते हैं कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णित होने की परिघटना टिंडन प्रभाव कहलाती है। कैसे, देखो जैसे यहाँ से लाइट डाली अपनों ने, ये लाइट डाली तो ये लाइट से क्या हुआ कि इसके जो कण हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं, तो इस घटना को बोलते हैं टिंडन प्रभाव कहते हैं। अब कुछ विधियाँ देख लो जिससे अपन हर चीज़ अलग करते हैं। पहला है विधि कौन सी, वाष्पीकरण या आसवन विधि। इसके द्वारा क्या करते हैं, नीले व काले रंग स्याही में से रंगीन पृथक करना, कुल मिला के काले और नीले रंग को क्या करना, अलग करना। कौन सी विधि से, आसवन विधि या वाष्पीकरण विधि से। और क्या होगा, ऊर्ध्वपातन विधि, ये तो याद रखना ही रखना, आईएमपी है। ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होता है कि जब किसी वस्तु को जलाएंगे तो सीधा किस में बदल जाएगी, गैस में बदल जाएगी, है ना। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो किस में बदल जाती है, गैस में। उस विधि को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। जैसे कपूर, उदाहरण क्या रहेगा इसका, कपूर। अब देख लो ये, यानी इसमें क्या कर रहे हैं, आयोडीन क्लोराइड तथा नमक का मिश्रण है और इससे गर्म कर रहे हैं। अगला है कि क्रोमेटोग्राफी से क्या करते हैं हम, तो क्रोमेटोग्राफी से हम क्या करते हैं, तो इसके द्वारा जो है डाई के रंगों को पृथक किया जाए। डाई मतलब स्याही के जो रंग होते हैं उनको किससे अलग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि से अलग करते हैं। अब केंद्रण से क्या करते हैं, तो दूध से क्रीम को अलग करने की क्रिया
कौन सी विधि कहलाएगी? अपकेंद्रण कहलाता है। ठीक है, दूध से क्या अलग करना? क्रीम अलग करना। कौन सी विधि से? अपकेंद्रण विधि से होता है। अब अगला है सही विकल्प। देखो क्या सही विकल्प है कि दो या दो से अधिक परमाणु का समूह, दो या दो से अधिक परमाणु क्या होगा? तो हो जाएगा यौगिक। क्या हो जाएगा? यौगिक। निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2 होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? MgCl। MgCl। देखो क्लोराइड, क्लोराइड किसके पीछे? जिसके दो लगा हुआ रहता है उससे क्या आता है? वो क्लोराइड में। अमोनियम सल्फेट, तो सल्फेट किसके लगाते हैं? जिसके 4 लगा हुआ रहता है पीछे। तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? क्या नंबर का है? NH4 कोष्टक के बाहर 2SO4। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? NaNO3। ये सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। अब हम पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। पहला है क्या है? पार्ट 3 क्या है कि परमाणु और अणु। क्या होता है परमाणु? तो परमाणु एक सूक्ष्म कण होता है। क्या होता है? सूक्ष्म कण होता है। और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? तत्व बनाते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना। तत्व मिलकर क्या बनाएंगे? तत्व मिलकर बनाएंगे यौगिक। क्या बनाएंगे? यौगिक। और यौगिक मिलकर क्या बनाएंगे? मिश्रण। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है। एक और है कि परमाणु, परमाणु जब आपस में मिलेंगे, जब दो परमाणु आपस में मिलेंगे, दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनता है? अणु बनता है। यानी परमाणु से क्या बनेगा? अणु बनेगा। तो इसमें अपन सीखने का प्रयास करेंगे। पहला है सही विकल्प। क्या है सही विकल्प में? कि जब दो या दो से अधिक परमाणु का समूह क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया कि परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा? तत्व बनेगा। क्या बनेगा? तत्व। अब हम खाली स्थान देखते हैं। क्या खाली स्थान? पहला है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। अभिकारक कौन होते हैं? जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें बोलते हैं अभिकारक। और उत्पाद यानी जो भाग लेने के बाद जो चीज़ बनती है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद। उनमें द्रव्यमानों का योग, द्रव्यमान मतलब वजन का योग अपरिवर्तित रहता है, मतलब वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा उनके। तो उन्हें क्या बोलेंगे? तो उन्हें बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। मतलब द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहलाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाएगा। अगला देखो कि निश्चित आवेश युक्त परमाणु का समूह क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा बहुपरमाणुक आयन। हालांकि यहाँ उत्तर दे रखे मैंने, तो बहुपरमाणुक आयन कहलाएंगे। CaSO4 सूत्र किसका है? तो एक कैल्शियम सल्फेट का है। किसका है? कैल्शियम सल्फेट का। ये अपने को ध्यान में रखना। अब इसकी सूत्र का द्रव्यमान की इकाई कितनी है? तो इसका द्रव्यमान की इकाई है 136 ग्राम। कितना है? 136 ग्राम। ये ध्यान रखना कैल्शियम सल्फेट की। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो देखो Na मतलब क्या होता है? सोडियम। और CO3 अगर 3 लग जाता है तो वो चला जाता है कार्बोनेट में, और 4 लग जाता है तो सल्फेट की तरह चल जाता है। NaCO3 मतलब ये काय का सूत्र है? सोडियम कार्बोनेट का। और अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? अमोनियम सल्फेट का सूत्र है NH4 कोष्टक लगाना, फिर यहाँ 2 और क्या होगा? SO4। SO4 यह होता है अमोनियम सल्फेट का। अगला देखो परमाणु का द्रव्यमान होता है, सॉरी कार्बन का परमाणु का द्रव्यमान। अच्छा, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है?
परमाणु क्रमांक। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। परमाणु क्रमांक कितना? 6। अगर जब द्रव्यमान निकालना हो, मतलब उसका वजन निकालना हो, तो इस परमाणु क्रमांक का डबल कर दो, तो 6 का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मतलब परमाणु भार कितना है? 12 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान होता है, तो क्लोरीन कितने नंबर पर आता है? क्लोरीन जो है, जो उसका परमाणु क्रमांक हो उसका डबल कर देंगे, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 35.5, मतलब 35.5 ग्राम होता है। नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो देखो, कैल्शियम सी से तो क्या बनेगा? कैल्शियम। और हाइड्रोक्साइड के लिए क्या करेंगे? OH और कोष्ठक के बाद 2 लगा देंगे, एक बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। अगला है, देखो, सल्फाइड का संकेत क्या है? तो सल्फाइड का संकेत के लिए क्या लिखेंगे? एस और एस, और इसके कितने ऊपर -2 लिखना है। ये कैल्शियम नहीं, ये क्या है? सल्फाइड का संकेत है। देखो, सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी में क्या है? नमक। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। का सूत्र है नमक का? स्वर्ण। स्वर्ण किसको बोलते हैं? सोने को। सोना जो होता है उसे बोलते हैं स्वर्ण। और स्वर्ण का सूत्र क्या है? Au। ये ध्यान रखना, सोने का सूत्र क्या है? Au। आयरन। आयरन किसको बोलते हैं? लोहा को। तो लोहे का सूत्र क्या है? Fe। कार्बन। कार्बन का ये क्या दे रखा है? परमाणु भार। भार कितना होता है? वजन कितना होता है? परमाणु भार इसका 12U। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा है? द्रवी परमाणविक परमाणु। कोबाल्ट। कोबाल्ट का क्या है? CO। और आवोगेद्रो स्थिरांक, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है 6.022 और 10⁻23। ये ध्यान रखना, 10⁻23 आता है इसमें ना। अब यहाँ से प्रश्न उत्तर अपने शुरू हो जाते हैं। प्रश्न क्या है? परमाणु किसे कहते हैं? तो ये प्रश्न पूछ सकता है तुम्हें कि परमाणु क्या होता है। तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा जो तत्व की रचनात्मक इकाई होती है, परमाणु कहलाती है। मतलब किसी तत्व, तत्व क्या होता है? जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सभी क्या है? तत्व है। तो इन तत्वों का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, मतलब छोटे से छोटा कण जिसमें उस तत्व के क्या होने चाहिए? सभी गुण होने चाहिए, वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाता है ना? अच्छा, परमाणु की आकृति कैसी होती है तो मैं बता देता हूँ। ये एक ऐसा परमाणु होता है, इसके बीच में क्या होता है? प्लस होता है, मतलब इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इसके बाहर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसके बाहर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन्हीं परमाणु से मिलकर क्या बनता है? तत्व बनता है ना। तो परमाणु क्या है? कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, यानी छोटे से छोटा कण जिसमें तत्व के क्या होने चाहिए? सभी गुण विद्यमान होगा, परमाणु कहलाएगा। अगला है कि परमाणु का द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। तो परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु भार भी आए तब भी यही प्रश्न लिखना है। द्रव्यमान को भार या वजन कहते हैं। तो परमाणु भार यानी किसी तत्व का परमाणु, जैसे कार्बन। कार्बन का कितना? 12 के एक परमाणु के 112 भाग से जितना गुना भारी होता है, वह संख्या उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान या भार कहलाता है। यानी कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 112 से जितना गुना होगा, किससे? कार्बन 12 के एक परमाणु के 112 भाग से जितना गुना ज़्यादा होगा, वह उसका क्या कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है।
अगला जो है तुम ये याद करो कि अणु किसे कहते हैं। तो अणु को क्या होते हैं, परमाणु। जब दो परमाणु आपस में मिलेंगे, जब दो परमाणु आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, तत्व बनेगा। दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, तत्व बनता है। अब देखो क्या परिभाषा है इसकी, किसी तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। मतलब किसी तत्व या यौगिक का वह छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जिसमें उस तत्व या यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। ठीक है। अब अपने से अंतर पूछता भी हो कि अणु और परमाणु में अंतर बताइए। किसमें अंतर बताना है, अणु और परमाणु में। तो देखो मतलब परमाणु से क्या बनेगा, अणु बनेगा। बड़ी बात तो ये ध्यान रखना कि परमाणु से क्या बनेगा, अणु बनेगा। तो अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें उस तत्व या यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं। किसमें, अणु में। जबकि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जिसमें उस तत्व के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं, है ना। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो अणु में क्या होगा, यौगिक भी आएगा, लेकिन परमाणु में यौगिक नहीं आएगा। परमाणु में केवल क्या रहेगा, तत्व ही रहेगा ना। तो एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा क्या है कि अणु का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होता है। मतलब अणु को स्वतंत्र रख सकते हैं परंतु परमाणु को स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दो इनके अंतर याद रख लेना। देखो अगला है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या है कि रासायनिक सूत्र किसे कहेंगे। तो रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, तो किसी अणु को उनके अवयवी संकेतों के द्वारा व्यक्त करना। अवयवी संकेत मतलब मान लो जैसे कार्बन को कैसे व्यक्त किया, सी से, ऑक्सीजन को ओ से, है ना। तो अणु को उनके अवयवी संकेतों के द्वारा व्यक्त करना ये रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे व्यक्त करेंगे, CO2 से, तो इन्हें बोलेंगे अपन रासायनिक सूत्र, है ना। इन्हें बोलते हैं अवयवी संकेत। क्या बोलेंगे, अवयवी संकेतों। अब हम अध्याय 4 से सीखेंगे क्या है, परमाणु की संरचना। मतलब परमाणु कैसा होता है ये अपन सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखो पहला अपने को ये याद रखना है कि परमाणु क्या होता है। तभी मैंने बताया था कि परमाणु तत्व का वह सबसे छोटा कण है जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना। परमाणु क्या है, तत्व का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। और इसमें क्या क्या परिभाषा याद रखना, तुमसे सही विकल्प या खाली स्थान में पूछ सकता है कि परमाणु की खोज किसने की। ये तुम्हें प्रश्न पूछ सकता है कि परमाणु खोज किसने की। तो अपने को नाम याद रखना, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने ही परमाणु की खोज की। फिर तुमसे प्रश्न पूछ सकता है खाली स्थान सही विकल्प में कि जॉन जे थॉमसन ने क्या किया। तो जे थॉमसन ने काय की खोज की, इलेक्ट्रॉन की। काय की, इलेक्ट्रॉन की। और देखते हैं कि कभी तुमसे पूछ ले कि तरबूज मॉडल, परमाणु का जो है तरबूज जैसा मॉडल किसने दिया। तो ये दिया है क्रिसमस केक के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये किसकी संरचना होती है, ये परमाणु की संरचना होती है। ठीक है, अब बीच में प्लस लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, नाभिक है। परमाणु का क्या है, नाभिक है। और इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। किसमें, इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। और ये जो नज़र आ रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये पूरी संरचना किसकी है, पूरी संरचना है किसकी, परमाणु की। और परमाणु खोज किसने की, परमाणु खोज
खोज किसने की? थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। इलेक्ट नहीं सॉरी, परमाणु की खोज किसने की थी? तो देखो, परमाणु खोज किसने की थी? परमाणु की खोज की थी डाल्टन ने। किसने? डाल्टन ने, ये याद रखना। डाल्टन ने तो परमाणु की खोज की, और इन इलेक्ट्रॉनों की खोज की है थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। और रदरफोर्ड ने जो है, ये जो नाभिक है, इस नाभिक की खोज की है रदरफोर्ड ने। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो, रदरफोर्ड का परमाणुिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड का एक तो मेन ही बात ये ध्यान रखना, किसने काय की खोज की? नाभिक की। नाभिक कहाँ होता है? जैसे देखो, ये नाभिक जो है बीच में रहेगा, और प्लस जैसे आकृति रहती है, इसे बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं इसे? नाभिक। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि यहाँ से किरणों की बौछारें की, एक्स किरणों की बौछारें की। और एक्स किरणें कैसी होती है? अल्फा किरणों की बौछारें की। और अल्फा किरणें कैसी होती है? नकारात्मक। ये अल्फा किरणें छोड़ी। तो अल्फा किरणें क्या हुई कि नाभिक के यहाँ हाथ से ऐसे मुड़ गई। ठीक है। तो रदरफोर्ड ने ये डिसाइड किया कि परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। अगला तुमसे पूछ सकता है कि नील्स बोर ने क्या किया? तो नील्स बोर ने क्या किया? रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उनको सुधार किया। एक तो यह ध्यान रखना। और क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर केवल वृत्ताकार कक्षा में ही चक्रण करते हैं। परमाणु क्या करते हैं? परमाणु सॉरी, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परमाणु के चारों ओर केवल वृत्ताकार कक्ष में चक्रण करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? कक्ष या ऑर्बिट कहते हैं। ये देखो, ये बीच में तो कौन हो गया? ये बीच में तो हो गया तुम्हारा नाभिक। और ये जो गोल घेरे नजर आ रहे हैं, ये गोल घेरे, इन्हें बोलते हैं अपन कक्ष या ऑर्बिट बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्ष के अंदर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये नील्स बोर ने बताया है। और यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि बीच में तो ये क्या है? बीच में तो ये नाभिक है ना। और ये जो ये लाइन जो है, ये क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये जो हरे हरे दिख रहे हैं, क्या है? इलेक्ट्रॉन है। देखो, थोड़ा अपन कुछ स्मरणीय बिंदु याद रखना है कि परमाणु तीन मूलभूत कणों से मिलकर बनता है। कितने कण से? तीन। एक तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देख लो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जैसे ये एक परमाणु हो गया, है ना। बीच में क्या रहेगा? प्लस रहेगा। इस प्लस के अंदर दो चीज़ें रहेगी, एक तो होता है प्रोटॉन और एक क्या होता है? न्यूट्रॉन। क्या होगा? एक तो होगा इसमें प्रोटॉन और एक क्या होगा? न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन। ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। ये ध्यान रखना। इसके चारों ओर जो है कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला क्या हो सकता है इसमें? देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की है थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। कैसे की? कैथोड किरणों से। ये थोड़ा ध्यान में रखना। प्रोटॉन की खोज किसने की? ये प्रोटॉन की खोज जो की है गोल्ड ऑस्टिन ने, या रदरफोर्ड लिख देना। गोल्ड ऑस्टिन की जगह किसने? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने काय की खोज की है? रदरफोर्ड ने खोज की है प्रोटॉन की। सॉरी, रदरफोर्ड ने तो नाभिक की खोज की है ना। और प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्ड ऑस्टिन ने। और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। और परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। यह भी मैंने बताया तुम्हें, है ना। ये चारों चीज़ें याद रखना, आईएमपी चीज़ें है ये। अब हम सही विकल्प देखते हैं। केनाल रे की खोज किसने की? तो केनाल रे की खोज की है गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन ने किसने की? केनाल रे की। रे मतलब किरण की खोज की।
अच्छा, थॉमसन ने काय की खोज की? थॉमसन ने खोज की इलेक्ट्रॉन की। डाल्टन ने नाभिक की। डाल्टन ने काय की खोज की? परमाणु की। और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। ये ध्यान रखना। केनाल रे कैसी होती है? तो केनाल रे जो है ऋण आवेशित होती है, ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज अभी बताया मैंने, थॉमसन ने, है ना। डाल्टन ने परमाणु की, रदरफोर्ड ने नाभिक की, और गोल्ड ऑस्टिन ने काय की खोज की थी? गोल्ड ऑस्टिन ने प्रोटॉन की खोज की थी, है ना। अल्फा कण होते हैं। अल्फा कण कैसे होते हैं? तो अल्फा कण होते हैं द्रवित आवेशित हीलियम होते हैं। किसी परमाणु का केंद्रक होता है। तो परमाणु का केंद्रक कैसा होता है? धन आवेशित होता है। परमाणु कैसा होता है? मैंने हर बार बता रहा हूँ ये। और बीच में ये इसका क्या होता है? केंद्रक, जो कैसा होता है? धन आवेशित होता है। अब हम खाली स्थान देखते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास किसने किया? तो मैंने ऊपर भी बताया था कि नील्स बोर ने। किसने? नील बोर ने जो है क्या किया? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल था, उसकी जो कमियां थी उनको दूर किया, है ना। और बताया कि परमाणु जो है वो काय में कक्ष में चक्कर लगाते हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? तो मैग्नीशियम की संयोजकता है +2 होती है। किसी तत्व की प्रोटॉन संख्या कितनी होती है? अब देखो, किसी तत्व में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या बनेगा? परमाणु क्रमांक बनता है। क्या बनता है? परमाणु क्रमांक बनता है। अब मान लिया जाए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, यानी इसके परमाणु के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 6 होंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल योग को क्या कहते हैं? परमाणु भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु भार, है ना। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? तो ये परमाणु के कहाँ पर होते हैं? नाभिक में होते हैं। कहाँ होते हैं? परमाणु के नाभिक में। कौन होता है? ये नाभिक होता है परमाणु का। और इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ेंगे तो इस परमाणु का क्या हो जाएगा? भार आ जाएगा। अगला देखो, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला देखो, यूरेनियम का प्रयोग कहाँ करते हैं? परमाणु भट्टी में। जैसे अपन जान सकते हैं कि रावत भाटा में जो बिजली बनती है वो कैसे बनती है? यूरेनियम से बनती है ना। वहाँ परमाणु भट्टी में यूरेनियम बम फोड़ा जाता है और उससे बिजली बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना, यानी बम, जितने भी बम बनते हैं वो यूरेनियम से बनते हैं। कोबाल्ट का उपयोग कहाँ करते हैं? तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कैल्शियम एवं आर्गन क्या है? समबारिक है। समबारिक का मतलब जिनके भार यानी जिनका वजन एक जैसा होता है उन्हें बोलते हैं समबारिक। प्रोटियम और ड्यूटेरियम ये क्या है? समस्थानिक है। और ये किसके समस्थानिक है? ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब होता है कि जिनमें परमाणु क्रमांक तो एक जैसा होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें बोलते हैं समस्थानिक। अब देखो क्या यहाँ पर कि कैथोड किरणों की खोज किसने की? गोल्ड ऑस्टिन ने काय की खोज की? कैथोड किरणों की। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज की हेनरी वेरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की है। परमाणु के नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने, है ना। और ये दोनों क्या है? परमाणु के क्लोरीन के क्या है? समस्थानिक है। देखो 17 क्या है? 17 तो है उसका परमाणु क्रमांक। और क्लोरीन का जैसे 35 लिखा तो पहला भार क्या है? 35। और दूसरा 17 क्या है? क्लोरीन, मतलब परमाणु क्रमांक 17 ही है लेकिन अगला भार क्या है? 37। तो ये मतलब जिनके परमाणु क्रमांक एक जैसे होते हैं उन्हें बोलते हैं समस्थानिक। ये प्रश्न याद कर लेना, ये आईएमपी प्रश्न है।
कि समस्थानी किसे कहते हैं? तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं समस्थानी कहलाते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक तो एक जैसे होंगे लेकिन उनका भार, उनका वजन अलग अलग होता है, उन्हें बोलते हैं समस्थानी। तो इनमें जो है अपन सबसे अच्छा उदाहरण हाइड्रोजन का दे सकते हैं। किसका देना है? हाइड्रोजन का। क्या दे सकते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानी होते हैं। एक तो होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देखो इनके आगे परमाणु क्रमांक कितना? 1। परमाणु क्रमांक कितना? 1। और इसका परमाणु क्रमांक भी 1। इसका देखो परमाणु भार 1, परमाणु भार 2, परमाणु भार 3। मतलब परमाणु क्रमांक तो एक जैसा लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। तो ये प्रश्न याद कर लेना, आईएमपी प्रश्न है। ये भी थोड़ा आईएमपी है कि परमाणु भारी किससे क्या होता है, मतलब परमाणु भार किसे कहेंगे। तो देखो यहाँ क्या लिखा है? भार मतलब, और आगे क्या लिखा है? सम। सम मतलब समान, भार मतलब जिनका भार कैसा होगा? समान होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा। मतलब जिन जिन तत्वों का परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है उन्हें बोलते हैं समभारिक। और इसी का उल्टा क्या होगा? समस्थानिक। इसी का उल्टा क्या होता है? ये भी मैंने बताया ना, ये इसी का उल्टा होता है, समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होगा? परमाणु क्रमांक तो समान होंगे और परमाणु भार अलग अलग होगा। ये भी अपने को ध्यान में रखना है ना। एक ये याद कर लेना, खोज इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। अगला है, तुमसे पूछ ले कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक क्या है कि किसी परमाणु के नाभिक, काय में? नाभिक में उपस्थित धन आवेश की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या लिखना? कि किसी परमाणु, जैसे परमाणु है और इस परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। धन आवेशों की संख्या, धन आवेश कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। कैथोड किरणें की कोई दो विशेषता। तो कैथोड किरणें क्या होती है? तो ये किरणें कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन की ओर चलती है। मतलब कहाँ से चलेगी ये? कैथोड से कहाँ जाती है? एनोड की ओर जाती है। अगला, ये किरणें कैसी होती है? तो ये किरणें होती है ऋणावेशित। कैसी होती है? ऋणावेशित। और ऋणावेशित मतलब जो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगी वो ऋणावेशित कहलाएगी। कोई कभी पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणावेशित है। प्रोटॉन कैसा है? धन आवेशित है। न्यूट्रॉन कैसा है? उदासीन है। ये भी याद में रखना है। अगला क्या है कि रदरफोर्ड के मॉडल को चित्र सहित वर्णन बताना। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की, है ना। तो क्या हुआ? तो देखो अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधी रेखा में निकल गए। मतलब जैसे देखो रदरफोर्ड ने ऐसा लिया और क्या किया कि उसने अल्फा कणों की बौछार की। ये इस बीच में ये होता है। तो क्या हुआ कि इसमें जो है कुछ कण तो सीधी रेखा में निकल गए, कुछ कण विभिन्न कणों के विपेक्ष हो गए। मतलब यहाँ से आए और ऐसे टकरा के निकल गए। हजारों कणों में से एक अल्फा कण नाभिक से टकराकर अपने अपने मार्ग पर वापस लौट आता है। कुछ कण क्या हुआ कि ऐसा गया, टकराया और सीधा वापस आ जाता है। और क्या बता देखते हैं इसमें। देखो ये इसका मॉडल का संरचना है। इसने जब अल्फा कणों की बौछार की तो ये क्या हुआ, कुछ सीधे निकल गए, है ना, ऐसे सीधे निकल गए। कुछ वापस जाके नाभिक से टकरा के ऐसे मुड़ गए और कुछ ऐसे गए और सीधे वापस उसी मार्ग में वापस आ गए। तो ये उनका परमाणुिक मॉडल था। इस तरह से रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के केंद्र में कौन होता है? नाभिक होता है।
ये देख सकते हैं, विसर्जन नलिका को सचित्र सहित वर्णन करना है। अब विसर्जन ये नलिका बना रखी है, यहाँ से क्या किया, कैथोड किरणों को छोड़ा। कैथोड किरणें कैसी होती है, ऋणावेश होती है। तो कैथोड किरणें यहाँ से जाएगी और ये किसकी ओर जाती है, हमेशा धनावेश की ओर जाती है। किसकी ओर जाती है, धनावेश की। धनावेश में कौन होता है, एनोड होता है। कौन होता है एनोड होता है, देख लो ये एनोड है ना। तो कैथोड किरणें जो है वो ऋणावेश से किधर हो जाती है, धनावेश की हो जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब यहाँ से तुम्हारे बायोलॉजी शुरू हो जाती है। पार्ट अगला है तुम्हारा, पार्ट क्या है, 5, जीवन की मौलिक इकाई। अब इसमें देखो, पहला है कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जब भी सूक्ष्म जीवों को देखना है तो काय का प्रयोग करेंगे, सूक्ष्मदर्शी का। कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली क्या है की बनी होती है, लिपिड व प्रोटीन की। यह एक और सेल्यूलोज भी आए तो कभी उसे गलत मत करना, सेल्यूलोज। कोशिका झिल्ली सेल्यूलोज से बनी हुई होती है ना। अगला है कि यदि किसी कोशिका को अति प्रसारणी विलयन में रखा जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, तो उसमें वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अगला है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिका होती है। मानव शरीर में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो मानव शरीर में पाई जाती है यूकेरियोटिक कोशिका। अगर तुमसे पूछ ले कि पौधे में कौन सी पाई जाएगी, तो पौधे में जो देखो, पौधे में जो पाई जाएगी प्रोकैरियोटिक कोशिका। पौधे में प्रोकैरियोटिक, ऐसा याद रख लेना, पौधा पौधे में क्या है, प, और प्रोकैरियोटिक में भी आगे क्या है, प्र, है ना। तो इस तरह से याद रख लेंगे, पौधे में क्या पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक, और मनुष्य में पाई जाती है यूकैरियोटिक। पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज। मतलब पौधे की जो कोशिका के जो भित्ति है, कोशिका जो दीवार है, वो काय की बनी होती है, सेल्यूलोज की। एक कोशिका से दो या दो अधिक कोशिकाएं का बनना क्या कहलाता है, मतलब एक कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिका बनेगी तो क्या कहलाएगा, कोशिका विभाजन। मतलब एक कोशिका ली, जैसे मान लो ये कोशिका है, अब ये कोशिका क्या हो गई, दो भाग में बट गई। कितने भाग में बट गई, दो भाग में। यानी यहाँ से बीच से टूट चुकी है, यहाँ से बीच से टूट गई, और कितने भाग में बट गई है, दो भाग में बट गई। तो इसे बोलेंगे कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन के कारण ही क्या होता है, वृद्धि होती है। अगला देखो, जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाली जल सवन उत्तक, तो क्या पाए जाते हैं, वाहिनी, वाहिका। ऐच्छिक पेशी पाई जाती है। ऐच्छिक पेशी कहाँ पाई जाती है, पाद में, मतलब पैर में, है ना। देखो, आहार नाल में कौन सी कोशिका पाई जाएगी, अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से नहीं, हम उसे चला नहीं सकते हैं। क्या हम आहार नाल जो अपने पेट के अंदर होते हैं, क्या अपनी मर्जी से उसे घुमा सकते, क्या नहीं घुमा सकते हैं। आँख की आइरिस, आँख के आइरिस मतलब अपने आँख के बगल में आइरिस होती है, क्या अपन घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते हैं। फेफड़ों के ब्रोकाई, फेफड़ों जो अपने अंदर जो फेफड़े जो सांस ले रहे हैं वो छोड़ रहे हैं, क्या अपनी मर्जी से ले रहे हैं, क्या नहीं, अपन थोड़ी चला रहे, वो तो अपनी मर्जी से चल रहे। तो उनकी क्या होती है, कोशिका अनिच्छिक होती है। तंत्रिका उत्तक का अभाव होता है। तंत्रिका उत्तक किस में नहीं पाया जाता है, तो ये नहीं पाया जाता है टेंडन में। किस में, टेंडन में नहीं पाया जाता है। और तंत्र की वजह से ये अपना नर्वस सिस्टम काम करता है। मतलब अपना पूरा सिस्टम जो अपना शरीर का बैलेंस किसकी वजह से, तंत्र की वजह से ही अपना पूरा शरीर का बैलेंस रहता है, ये ध्यान में रखना।
नारियल का रेशा युक्त छिलका कैसा होता है? इसके लिए रन कायमा होता है। रक्त का आधात्री भाग, रक्त का आधात्री भाग क्या है? प्लाज्मा। अब देखो रक्त में क्या क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। रक्त में क्या क्या होता है तुम्हारा, एक तो होता है RBC, मतलब लाल रक्त कणिकाएं। एक होता है WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। और रक्त में क्या होता है, और रक्त में पाया जाता है प्लाज्मा। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। जो सबसे ज़्यादा रक्त में पाया जाएगा वो है प्लाज्मा। ठीक है, ये ध्यान रखना। जोड़ी देख लो। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा ग्रह। मतलब अपने शरीर को ऊर्जा कैसे मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की वजह से अपने शरीर को ऊर्जा मिल रही है, जिससे हम काम कर रहे हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन निर्माण। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन निर्माण। और प्रोटीन से क्या होती है? अपने शरीर में ताकत आती है। यानी शरीर का विकास किससे होता है? प्रोटीन से। लाइसोसोम को क्या है वो कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये अपन को ध्यान में रखना है। गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी क्या करती है? ये लाइसोसोम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? लाइसोसोम को। और गाल्जी बॉडी को ही ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। क्लोरोप्लास्ट ये क्या काम करता है? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक। यानी पेड़ पौधे में जो हरापन है वो किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। चलो एक शब्द में उत्तर है, देख लो इनके सामने ये कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। पादप कोशिका भित्ति पाई जाती है सेल्यूलोज से। कोशिका में पाए जाने वाली जैविक क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? केंद्रक। मतलब कोई भी एक कोशिका है और इस कोशिका के बीच में जो केंद्रक होगा, वही केंद्रक क्या करता है? उस कोशिका का कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। क्या होती है? तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। गुणसूत्र इनसे बने होते हैं। तो गुणसूत्र कैसे बने होते हैं? DNA और प्रोटीन से। ये ध्यान रखना। कोशिकांग जिसे आत्महत्या के थैली कहते हैं, तो क्या है? लाइसोसोम है। जीवों का हृदय किस ऊतक का बना होता है? तो जीवों का जो हृदय है वो कैसे बना होता है? पेशी ऊतक, जिसे कार्डिक ऊतक कहते हैं। पेशी ऊतक से बना होता है। ऊतक जो मनुष्य की पेशियों को अस्थि से जोड़ता है उसे बोलते हैं कंडरा या टेंडन, है ना। हिंदी में तो कंडरा और इंग्लिश में टेंडन। कौन? पेशी को अस्थि से। देखो दो चीजें होती है, एक तो होता अस्थि से अस्थि, अस्थि से अस्थि। अस्थि से अस्थि कौन जोड़ता है? तो जोड़ता है लिगामेंट। कौन जोड़ता है? लिगामेंट, है ना। मस्तिष्क में स्थित ऊतक क्या कहलाएंगे? तो मस्तिष्क में स्थित ऊतक तंत्रिका ऊतक कहलाएंगे। जीवन की मूल इकाई क्या होती है? कोशिका। ये तुमसे पूछ सकता है कि जीवन की मूल इकाई क्या है? कोशिका है। अगला देखते हैं। ये देखो प्रश्न है कि ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो अभी ऊपर बताया मैंने कि ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का। और माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनाएं देख सकते हैं, है ना। ये इसमें क्या होता है? राइबोसोम होता है। और ये पूरी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। आगे देखते। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? तो देख अभी बताया था मैंने कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। जंतु और पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये IMP प्रश्न है तुम्हारे कि जंतु और पादप कोशिका का चित्र बनाना है। ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है ना। इनका चित्र देख लेना और व्यवस्थित चित्र बनाना है। एक और बात ध्यान रखना कि पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो काय की बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक, तो इनका चित्र याद करना ही है।
ये प्रश्न भी आईएमपी है। कौन सा? 20वां नंबर का। देखो ये दूसरे नंबर का कि प्रोक्रिएटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर बताओ। तो एक अंतर तो अपने को ये ध्यान रखना कि इस क्या अंतर ध्यान रखना कि इसका आकार कैसा होता है, प्रोक्रिएटिक कोशिका का छोटा और इसका आकार बड़ा। केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है और नाभिक की झिल्ली की अभाव होता है। मतलब इनका क्या होता है, केंद्र बिखरा हुआ होता है, यानी केंद्र में नाभिक झिल्ली नहीं पाई जाती, है ना। और केंद्रीय के पदार्थ नाभिक की झिल्ली द्वारा घिरा होता है, ये ध्यान रखना। झिल्ली युक्त कोशिका अंग अनुपस्थित। ये छोड़ दो, और क्या देखते देखा नीचे क्या है, ये याद रखना। एक और क्या याद रख सकते हैं कि प्रोक्रिएटिक कोशिका काय में पाई जाएगी, ये पाई जाती है पौधे में। काय में? पौधे में। और यूकेरियोटिक कोशिका कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में पाई जाती है। ये प्रश्न आईएमपी हो सकता है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। तो कोशिकी उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। मतलब कोशिकी उपापचय में व्यवधान, मतलब जब मान लो बहुत सारे दिन से किसी ने खाना नहीं खाया तो कोशिका की उपापचय क्रिया में क्या हो जाएगा? व्यवधान हो जाएगा, जिसके कारण कोशिका क्या होने लग जाएगी? मरने लग जाएगी। अब जब कोशिका मरने लगेगी तो लाइसोसोम क्या हो जाएगा? ये फट जाएगा, और जब ये फटेगा तो इसके अंदर से एंजाइम निकलेंगे जो कोशिका का क्या करेंगे? पाचन करने लग जाते हैं। इसलिए, और ये एंजाइम कैसे होते हैं? बहुत शक्तिशाली पाचन क्रिया करते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये प्रश्न आईएमपी कि कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस किस अंग को कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और ये इसके अंदर क्या उपस्थित होता है? एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कुल मिला के देखो कि बिजली घर या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये एटीपी के रूप में क्या करता है? सभी जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी रासायनिक क्रिया में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है ना। ये भी प्रश्न आईएमपी है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताओ। तो पादप कोशिका पादप में, जंतु कोशिका जंतु में, एक अंतर तो ये। इनकी कोशिका भित्ति यानी पादप कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अच्छा, एक और कारण ये लिख सकते हैं कि पादप कोशिका में सेल्यूलोज पाया जाता है, जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट है, जिसके कारण पौधे हरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या जंतु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? नहीं होती, यानी कि इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तियां पाई जाती है, और इनमें क्या है कि जंतु कोशिका में रिक्तियां या तो अनुपस्थित होगी या आकार में छोटी होगी, या तो होगी नहीं या बहुत ही छोटी होगी। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। ये एक आईएमपी प्रश्न है, इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न देखो, कोशिका विभाजन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है समझिए। तो कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिका में विभक्त हो जाती है। कुल मिला के कोशिका टूटेगी और उससे एक, दो या दो से अधिक कोशिका में बढ़ जाएगी, इसे बोलेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जीवों की वृद्धि में और मृत कोशिकाओं के पुनः निर्माण के लिए आवश्यक है। मतलब कोशिका विभाजन होगा तो क्या होगा? कोशिका में वृद्धि होगी और जो कोशिका मर जाएगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब ये कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। तो देखो,
कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन कैसा होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बनती है। मतलब एक कोशिका विभाजित होगी और दो कोशिका बनेगी। यह कोशिका विभाजन वृद्धि, विकास, मरम्मत के लिए आवश्यक है ना। तो क्या याद रखना कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होगी और दो कोशिका बन जाएगी, उसे बोलेंगे समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है? यह विभाजन जनन कोशिका में पाया जाता है, जनन कोशिका में पाया जाता है। इनमें एक पैतृक कोशिका विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बनाती है। कितनी कोशिकाएं बनाएगी? 4। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजित होगी और कितनी कोशिका बनाएगी? 4 कोशिका विभाजित, 4 कोशिका बनाएगी। ये पॉइंट भी अपने को याद रखना है। ये देखिए कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का चित्र बना है। तो समसूत्री विभाजन क्या होता है? देखो, ये कोशिका है ना, और ये कोशिका क्या कर रही है? टूटेगी। ये कोशिका टूट रही है और कितने भाग में बट गई? ये 2 भाग में बट गई, इसे बोलेंगे समसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा कि कोशिका एक जो होगी वो टूटेगी और कितने भाग में बट जाएगी? 4 भाग में बट जाएगी, उसे बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। देखो एक बार इनको भी देख लें, इनके काम क्या है। देखो कि अंतर्जालिका, अंतर्द्रवी जालिका क्या होती है? यह कोशिका में प्रोटीन तथा वसा के निर्माण में सहायक, ये इसका काम है। प्रोटीन और वसा का निर्माण कौन करेगी? अंतर्द्रवी जालिका। गाल्गी उपकरण, यह क्या करेगी? यह कोशिका में बने पदार्थ के स्त्रावण का कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ऊर्जाग्रह भी कहते हैं, और यह ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। लाइसोसोम को क्या करेगी? यह अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट करती है। मतलब खराब पदार्थ को शरीर से क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। रसदानी क्या होती है? यह पादप कोशिका को कठोरता प्रदान करती है। यानी पौधे कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर रसदानी पाई जाती है। तथा इसका उपयोग पदार्थ का संचयन करती है। उपयोगी पदार्थ को क्या करेगी? इकट्ठा करके रखेगी। अगला देखो, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन अंग क्यों कहते हैं? ये भी प्रश्न आए फिर कि राइबोसोम को प्रोटीन अंग क्यों कहते हैं, यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम कोशिका क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगी। तथा राइबोसोम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। यानी क्या करेगी? प्रोटीन का संश्लेषण करेगी, इसलिए से क्या कहेगा? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।